तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए पूछिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दृढ़ पिंडों का संतुलन। अब हम व्यापक कण निकायों के बजाय दृढ़ पिंडों की गति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए स्मरण करें कि दृढ़ पिंडों पर वायु बलों का क्या प्रभाव होते हैं। आगे से हम विशेषण वायु का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक अन्यथा ना कहा जाए। हम केवल वायु बलों और बल आघूर्णों से ही व्यवहार करेंगे, बल किसी दृढ़ पिंड की स्थानांतरी गत्यावस्था में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात वे समीकरण 6.17 के अनुसार इसके कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन बलों को यह एकमात्र प्रभाव नहीं है। यदि पिंड पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण शून्य न हो तो इसके कारण दृढ़ पिंडों की घूर्णी गति में परिवर्तन होता है, अर्थात पिंड का कुल कोणीय संवेग समीकरण 6.28b के अनुसार बदलेगा। किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का मान समय के साथ न बदलता हो। इसका जो रेखीय संवेग है और कोणीय संवेग है, दोनों का जब मान समय के साथ जो टी है उसके साथ इनचेंजेबल होगा, यानी उस पिंड में ना रेखीय त्वरण हो ना कोणीय त्वरण। इसका अर्थ यह होगा कि पिंड पर लगने वाला कुल बल यानी बलों का सदिश योग शून्य हो। जैसे वेक्टर F1 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn, जितने भी बल लग रहे हैं, F नंबर ऑफ बल इजल टू सिग्मा एन आई इजल टू 1 Fi इजल टू 0 होना चाहिए। यदि पिंड पर लगने वाला कुल बल शून्य होगा तो उस पिंड के रेखीय संवेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। समीकरण 6.30a पिंड के स्थानांतरित संतुलन की शर्त है। दूसरा है कुल बल आघूर्ण, यानी दृढ़ पिंड पर लगने वाले बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होगा। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n नंबर ऑफ टाउ इजल टू सिग्मा एन आई इजल टू 1 टाउ आई इजल टू 0। यदि दृढ़ पिंड पर आरोपित कुल बल आघूर्ण शून्य हो तो इसका कुल कोणीय संवेग समय के साथ नहीं बदलेगा। समीकरण 6.30b पिंड के घूर्णी संतुलन की शर्त है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि वो मूल बिंदु जिसके परितः आघूर्णों की गणना की गई है बदल जाए तो क्या घूर्णी संतुलन की शर्तें बदलेंगी? ये दिखाया जा सकता है कि यदि किसी दृढ़ पिंड के लिए स्थानांतरित संतुलन की शर्त समीकरण 6.30b लागू होती तो इस पर मूल बिंदु के स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात घूर्णी संतुलन की शर्त उस मूल बिंदु की स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती जिसके परितः आघूर्ण लिए गए हैं। उदाहरण 6.7 में बल युग्म, यानी स्थानांतरित संतुलन में किसी पिंड के ऊपर लगने वाले बलों का एक जोड़ा। इसके विशिष्ट में मामले में इस तथ्य की पुष्टि की जाएगी n बलों के इस परिणाम का व्यापक व्यंजक प्राप्त करने में आपके अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है, मतलब इसको आपको डेरिवेट करना है, ये बता रहे हैं। समीकरण 6.30a एवं समीकरण 6.30b दोनों ही सदिश समीकरण हैं। इनमें से प्रत्येक 3 अदिश समीकरणों के समतुल्य हैं। समीकरण 6.30a की संगत ये समीकरण है। तो सिग्मा एन आई इजल टू 1 Fi x इजल टू 0 कोमा सिग्मा एन आई इजल टू 1 Fi y दूसरा बल युग्म इजल टू 0 एवं सिग्मा एन आई इजल टू 1 Fi z, यानी कि एक जो आई है x y z तीन जो उनके बल हैं, बल युग्म में 3 कंपोनेंट उसमें दिखा रहे हैं, Fi z इजल टू 0। ठीक है, जहाँ Fi x Fi y एवं Fi z बल f के क्रम से x y z दिशा में वियोजित अभिमत कंपोनेंट हैं, x दिशा में y में z में, 3D वेक्टर में आपने पढ़ा होगा इसको। इसी प्रकार समीकरण 6.30b जिन 3 अदिश समीकरणों के समतुल्य वे हैं सिग्मा एन आई इजल टू 1 टाउ आई एक्स इजल टू 0, दूसरा होगा टाउ एन आई ले लेंगे 1 टाउ आई वाई इजल टू 0 एवं टाउ एन आई इजल टू 1 टाउ आई जेड इजल टू 0, जहाँ टाउ आई एक्स टाउ आई वाई एवं टाउ आई जेड क्रमशः एक्स वाई एवं जेड दिशा में बल आघूर्ण के टाउ आई के अवयव है, मतलब टाउ ओ के कंपोनेंट हैं, एक्स वाई जेड दिशा में वियोजित जो घटक हैं यानी कंपोनेंट हैं उनको उन्होंने लिया आई एक्स वाई जेड के थ्रू। समीकरण 6.31 एवं समीकरण 6.31b को हम किसी दृढ़ पिंड के यांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक 6 शर्तें बताते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती। बहुत समस्याओं में किसी दृढ़ पिंड पर लगने वाले सभी बल एक ही तल में होते हैं। इस स्थिति में यांत्रिक संतुलन के लिए केवल 3 शर्तों को पूरी किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि एक ही तल में है तो केवल 3 शर्तें पूरी करने की इसमें बता रहे हैं आवश्यकता होगी। इनमें से 2 शर्तें स्थानांतरित संतुलन के संगत होंगी, जिनके अनुसार सभी बलों के इस तल में स्विच चुनी गई 2 परस्पर लंबवत अक्षों के अनुदिश अवयवों का सदिश योग अलग अलग शून्य होगा। तीसरी शर्त घूर्णी संतुलन के संगत है, बलों के तल के अभिलंबवत अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का योग शून्य होना चाहिए। ठीक है,
मतलब ये क्या कह रहे हैं इसमें, बलों के तल के अविलंबित अक्ष के अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का योग शून्य, मतलब जितने भी टाउ हैं, जो मोमेंट टाउ उसके जो अवयव है अनुदिश बल आघूर्ण के अवयवों का, मतलब जिस कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, इनका जो सिग्मा जो हम लेते हैं टोटल, ये योग शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टाउ आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तीसरी शर्त है घूर्णी संतुलन की संगत है। घूर्णी संतुलन जो होगा उसके लिए इसने बताया है। एक दृढ़ पिंड के संतुलन की शर्तों की तुलना एकल कण के संतुलन की शर्तों से की जा सकती है। इस विषय में हमने पहले के अध्याय में बात की है। कण पर घूर्णी गति का कोई विचार आवश्यक नहीं होता। इसके संतुलन के लिए केवल स्थानांतरित संतुलन की शर्तें ही पर्याप्त हैं। अतः किसी कण के संतुलन के लिए इस पर आरोपित सभी बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। सदिश योग मतलब उसका वेक्टर एडिशन है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये सब बल एक ही कण पर कार्य करते हैं, इसलिए संगामी भी होते हैं। संगामी बलों के तहत संतुलन का विवेचन पहले के अध्याय में किया जा चुका है। संगामी बल और संगामी। ज्ञातव्य है कि एक पिंड आंशिक संतुलन में हो सकता है, यानी ये हो सकता है कि ये स्थानांतरित संतुलन में हो परंतु घूर्णी संतुलन में ना हो, फिर घूर्णी संतुलन में हो तो स्थानांतरित संतुलन में ना हो। एक हालांकि यानी नगण्य द्रव्यमान वाले स्वतंत्र क्षण ए बी पर विचार कीजिए, जिसमें दो सिरे ए व बी हैं, बराबर परिमाण वाले दो समांतर बल जो समान दिशा में लगे हैं, एफ चित्र में दर्शाए गए अनुसार क्षण के लंबवत लगे हों। हाँ, ए और बी इन्होंने दिखा रखा है, बीच में सी पॉइंट मान रखा है, दोनों ए इधर ले रखा है, स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है, एफ। ये आप बल आघूर्ण की परिभाषा देंगे इसके आगे। माना कि क्षण ए बी का मध्य बिंदु सी और सी ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू स्मॉल ए है, ठीक है। जो स्मॉल है ए से सी का स्मॉल है, फिर सी से बी का स्मॉल है, इसलिए इन्होंने दे रखा है। ए व बी पर लगे बलों सी के परिता आघूर्ण परिमाण समान डी ए एफ है, ए एफ पर जैसा चित्र में दिखाया गया विपरीत दिशाओं में प्रभावकारी हैं। छड़ पर कुल बल आघूर्ण शून्य होगा। बहुत सही बात। दोनों तरफ से आप इसको करना चाहेंगे तो उसमें बल लगने, जो बल आघूर्ण शून्य इधर से जितना लगा उतना उधर से लगा तो जीरो हो जाएगा नेट बल आघूर्ण, क्योंकि घूमेगा ही नहीं है। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ। निकाय घूर्णी संतुलन में पर ये स्थानांतरित संतुलन में नहीं है, क्योंकि सिग्मा एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्थानांतरित संतुलन में नहीं है, ठीक है, सही बात है इनकी। सिग्मा एफ इज इक्वल टू नो जीरो। अब इन्होंने दूसरा चित्र दे रखा है, ये देखिए ए और बी कोई छड़ ले रखी ए बी, उसका मध्य बिंदु सी है, दो भागों में ए और स्मॉल है, ये एक माइनस एफ एक प्लस एफ। अब ये घूम जाएगी इधर से, ये इसकी माइनस मतलब इसकी विपरीत दिशा में, ये इसके ऊपर पॉजिटिव वाली दिशा में लग रहा है। चित्र 6.20 बी में चित्र 6.20 ए में बी सिरे पर लगाए गए बल की दिशा उलट दी गई। बिल्कुल सही बात, उलट दी उन्होंने। उसी क्षण पर किसी क्षण पर बराबर परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में क्षण के लंबवत लगे हैं, 90 डिग्री पर लगे, तो एक ए सिरे पर और दूसरा बी सिरे पर, यानी दोनों बल का आघूर्ण बराबर हैं, तो वह विपरीत दिशा में नहीं है। दोनों बलों के आघूर्ण बराबर हैं पर वे विपरीत दिशा में नहीं है, वे एक ही दिशा में हैं और क्षण वामावर्त घूर्णन की प्रवृत्ति लाते हैं। क्षण पर लगने वाला कुल बल शून्य है, जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अतः क्षण स्थानांतरित संतुलन में है, लेकिन यह घूर्णी संतुलन में नहीं है। स्थानांतरित संतुलन में मतलब एक आप ऊपर खींच रहे एक नीचे, तो दोनों जो बराबर बल हैं, तो स्थानांतरित में जो उसकी स्थिति है उसमें संतुलन में है, वो कहीं नहीं जा रहा। परंतु घूर्णी संतुलन में नहीं है। घूर्णी संतुलन में यदि ऐसा होगा तो वो पूरी जो क्षण है उसकी अक्ष स्थिर होगी पर वो घूम जाएगी पूरी। जैसे आपने झूला देखा होगा, उसकी जो बीज अक्ष है वो तो स्थिर होती है, परंतु जो उसको घुमाते हैं तो वो घूम जाते हैं, वैसे ही बल है। अतः क्षण स्थानांतरित संतुलन में है, लेकिन ये घूर्णी संतुलन में नहीं है। वही बात, यद्यपि ये क्षण किसी भी तरह से स्थिर नहीं की गई, इसमें शुद्ध घूर्णी संभव होती, यानी स्थानांतरण रहित घूर्णन गति। दो बराबर परिमाण की विपरीत दिशाओं में लगे बलों की जोड़ा, इनकी क्रिया रेखा एक ना हो, बलयुग्म अथवा ऐंठन टार्क कहलाता है। टॉर्क कहते हैं इसको। बलयुग्म बिना स्थानांतरण के घूर्णन पैदा करता है। बलयुग्म बिना स्थानांतरण, बिना हटाए उसी जगह पे जो अक्ष है वो तो स्थिर रहेगी ना, जो उसकी अक्ष यानी स्थिति वो स्थिर है, उसके बिना हटाए उसको घूर्णन मतलब कि उसमें रोटेशन मोशन में लेकर आता है। जब हम घुमा के किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो हमारी उंगलियां ढक्कन पर एक बलयुग्म आरोपित करती हैं। हाँ बिल्कुल, उसको पकड़ कर ऐसे। इसका दूसरा उदाहरण पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबकीय सुई है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बराबर बल लगता है। उत्तरी ध्रुव पर लगा बल उत्तरी दिशा की ओर, दक्षिणी ध्रुव पर लगा बल दक्षिण दिशा की ओर होता है। उस अवस्था के अतिरिक्त जब सुई उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है तो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होती, अतः उस पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कारण एक बलयुग्म प्रभावी होता है, जैसा इसमें दिखाया उन्होंने। अभी आगे स्पष्टता ये मान मूल बिंदु यानी वह बिंदु जिसके परिता हमने बलों का आघूर्ण लिए हैं
उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब है आघूर्णों का सिद्धांत, मतलब घूर्णन का जो है, जो रोटेशन होगा उसका प्रिंसिपल है ये। एक आदर्श उत्तोलक, उत्तोलक जो बीच में जैसे कि इसमें दिखाया गया है, अनिवार्य रूप से एक ऐसी हल्की यानी नगण्य द्रव्यमान वाली क्षण है जो अपनी लंबाई के अनुरूप लिए गए किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। यह बिंदु आलंब कहलाता है। बच्चों के खेल के मैदान में लगी सा उत्तोलक एक प्रतिनिधिक का उदाहरण है। दो बल F1 F2 एक दूसरे के समांतर है। उत्तोलक के सिरों पर इसके लंबवत तथा आलंब से क्रमशः D1 एवं D2 दूरियों पर लगाया गया, जैसा चित्र 6.23 में दर्शाया गया है। ठीक है, ये रहा, इन्होंने चित्र दे रखा है। D1 और D2 एक ए बी क्षण लेंगे जिसका द्रव्यमान नगण्य है, M इसको हमने छोड़ दिया इसका, और D1 है, एक D2 है। ठीक है, F1 लग रहा है F2, यानी घूर्णी संतुलन में है। ये उत्तोलक यांत्रिक रूप से एक संतुलित निकाय है, बिल्कुल सही बात है, मैकेनिकल उसमें, मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से। माना कि आलंब पर बलों की प्रतिक्रिया बल R है, मतलब प्रतिक्रिया जो बल है वो R ले रखा है। ठीक है, यह बलों F1 एवं F2 की विपरीत दिशा में प्रभावी। स्थानांतरित संतुलन के लिए R माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 पहला समीकरण। और घूर्णी संतुलन में आलंब के परितः आघूर्ण लेने पर इन आघूर्णों का योग शून्य होगा, अतः D1 F1 माइनस D2 F2 इक्वल टू 0 दूसरा समीकरण आ गया। सामान्यतः वामावर्त आघूर्णों को धनात्मक एवं दक्षिणावर्त आघूर्णों को ऋणात्मक लिया जाता है। इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, इसको नोट करना है यहाँ पर। सामान्यतः वामावर्त आघूर्णों को धनात्मक, वामावर्त होंगे उनको धनात्मक, और दक्षिणावर्त जो होगा उसको आघूर्णों को ऋणात्मक लिया जाता है। ध्यान दें कि R आलंब पर ही कार्यरत है और इसका आघूर्ण शून्य है। अब देखिए वामावर्त क्या होता है ये बता दें पहले। एक तो ये वामावर्त होता है ऐसा करके, और दक्षिणावर्त होता है ऐसे, दो होते हैं। इसका जो ये जो वामावर्त है इसको हम लेंगे किसमें, उसमें बता रहा प्लस में, और इसको हम लेंगे माइनस में। ठीक है, ये वामावर्त दिशा होती है, ये दक्षिणावर्त दिशा होती है। ठीक है, ध्यान दें कि R आलंब पर ही कार्यरत है और इसका आघूर्ण शून्य है। उत्तोलक के मामले में F1 प्रायः कोई लोड होता है जिससे उठाना होता है, इसे भार कहते हैं। आलंब से इसकी दूरी D1 भार की भुजा कहलाती है। बल F2 लोड उठाने के लिए लगाया गया बल प्रयास है, आलंब इसकी दूरी प्रयास भुजा कहलाती है। समीकरण 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, D1 F1 इक्वल टू D2 F2, पहला समीकरण इन्होंने दे रखा है। ठीक है, या भार इंटू भार की भुजा इक्वल टू प्रयास इंटू प्रयास की भुजा, बहुत सही। उपरोक्त समीकरण किसी उत्तोलक के लिए आघूर्णों का नियम व्यक्त करती है। अनुपात F1 डिवाइड बाई F2, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल MA लिखा रखा है इन्होंने, कहलाता है, MA कहलाता है, M डॉट A इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1। यदि प्रयास भुजा D2 की लंबाई भार भुजा D1 से अधिक हो, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। इसमें M है, M और A है, इसको हम यांत्रिक लाभ पढ़ेंगे। ठीक है, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ ये है कि कम प्रयास में अधिक भार उठाया जा सकता है। सीसा के अतिरिक्त भी आपके इर्द गिर्द उत्तोलकों में बहुत से उदाहरण हैं, आपको मिल जाएंगे। तुलादंड भी एक उत्तोलक ही है। तुलादंड देखा है, जो बीच में स्थिर होता है, एक इधर और उधर। अरे तोला जो होता है, जो जिस पे भार रख नापते हैं, दुकानों में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ अन्य उत्तोलकों के उदाहरण आपने परिवेश में ढूंढी है। प्रत्येक के लिए उनके आलम भार भुजा प्रयास और प्रयास भुजा को पहचानिए। आप इस सरलता से दर्शा सकते हैं कि यदि समांतर बल F1 और F2 उत्तोलक के लंबवत ना हो बल्कि कोई कण बनाते हुए लगे हों, तब भी आघूर्णों के नियम लागू होते हैं। जो रोटेशन का जो नियम है वो तब भी लागू होगा। अब है गुरुत्व केंद्र। आप में से कई लोगों ने अपनी नोटबुक को अपनी उंगली नोक पर संतुलित किया होगा। चित्र 6.24 उसी तरह का एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। एक अनियमित आकार के M द्रव्यमान वाला गत्ते का टुकड़ा और पेंसिल से जैसी कोई बारीक नोक वाली वस्तु लो। कुछ बार बार प्रयास करके आप गत्ते के टुकड़ों में एक ऐसा बिंदु C ढूंढ सकते हैं जिसे नीचे पेंसिल की नोक रखने पर गत्ते का टुकड़ा उस नोक पर संतुलित हो जाएगा। इस स्थिति में गत्ते का टुकड़ा पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में रहना चाहिए, क्षैतिज से वर्टिकल में रहना चाहिए। ये संतुलन बिंदु गत्ते के टुकड़ों का गुरुत्व केंद्र CG है। गुरुत्व केंद्र मतलब ग्रेविटेशनल सेंटर। पेंसिल की नोक ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर लगने वाला एक बल प्रदान करती है, जिसके कारण गत्ते का टुकड़ा यांत्रिक संतुलन में आ जाता है, जो उसकी जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है उसमें आ जाता है वो। जैसा चित्र 6.24 में दर्शाया, पेंसिल की नोक का प्रतिक्रिया बल जो F है
रिएक्शन फोर्स जो उसकी आर है गत्ते के टुकड़े के कुल भार mg के बराबर है और विपरीत है, इसलिए ये स्थानांतरित संतुलन अवस्था में है। साथ ही घूर्णी संतुलन में भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो असंतुलित बल आघूर्ण के कारण एक और झुक जाता और गिर जाता, प्रस्तुत संतुलन होना संभव ही नहीं है। गुरुत्व बल के कारण गत्ते के टुकड़े पर बहुत से बल आघूर्ण प्रभावी हैं, क्योंकि एकाकी कणों के भार m1g m2g डॉट 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 आदि g के विभिन्न दूरियों पर कार्य कर रहे हैं। m1g और m2g मतलब कि जो गुरुत्व का जो स्मॉल g है, ये गुरुत्वत्वरण है, गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण लगता है गुरुत्वीय त्वरण, वो है स्मॉल g। इसका मान 9.8 होता है, कभी कभी 10 भी लेते हैं। गत्ते के टुकड़ों का गुरुत्व केंद्र इस प्रकार निर्धारित किया गया, m1g m2g आदि बलों का इसके परिता लिया गया आघूर्ण शून्य है। यदि r1 गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष किसी पिंड आयव्य कण का स्थिति सदिश हो तो इस पर लगने वाला गुरुत्व बल का गुरुत्व केंद्र परिता बल आघूर्ण टाउ आई इजक्वल टू आर आई एम आई जी। गुरुत्व केंद्र का परिता कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होने के कारण टाउ जी इजक्वल टू सिग्मा टाउ आई इजक्वल टू सिग्मा आर आई इंटू एम आई जी इजक्वल टू 0। जी ने डर क्यों ले रखा है, क्योंकि वेक्टर है इसकी वजह से। इसलिए किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र को हम एक ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके परिता पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो। हम देखते हैं कि समीकरण 6.33 में जी सभी कणों के लिए समान है, अतः ये योग चिन्ह से बाहर आ सकता है। जो योग चिन्ह इन्होंने सिग्मा लगा रखा है उससे बाहर आ सकता है। सिग्मा एम आई आर आई इजक्वल टू 0, क्योंकि ये जो जी है स्मॉल जी यूनिवर्सल वैल्यू कहीं भी होगा ये सेम ही रहती है, बदलती नहीं है। 9.8 इसका नियत मान है, जो कांस्टेंट होते हैं उसमें भी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी इजक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिए कि स्थिति सदिश आर आई गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष नापे गए हैं। यदि अनुभाग 6.2 के समीकरण 6.48 के अनुसार यदि सिग्मा एम आई आर आई इजक्वल टू 0 हो तो मूल बिंदु पिंड का द्रव्यमान केंद्र होना चाहिए, अतः पिंड का गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र एक ही है। हमारे ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तु का आकार इतना छोटा है कि इसकी सभी बिंदुओं के लिए जी का मान समान है। यदि पिंड इतना बड़ा हो जाए कि जिसका एक ही भाग तुलना में दूसरे भाग के लिए जी का मान बदल जाए तब गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे। मूल रूप में ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। द्रव्यमान केंद्र का गुरुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। द्रव्यमान जो केंद्र है ग्रेविटेशनल सेंटर है, गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान केंद्र जो होता है उसको स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। गुरुत्व से कुछ लेना देना, जो ग्रेविटेशनल है उससे कुछ लेना, वो सेंटर ऑफ मास कहते हैं इसको, और ग्रेविटेशन से कुछ लेना देना नहीं ये कह रहे हैं। ये केवल पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। जो पिंड का जो द्रव्यमान है उसके वितरण पर निर्भर करता है। क्या चीज़? गुरुत्व केंद्र जो होता है वो। अभी ये रहा कोई उन्होंने चार्ट ले रखी एस लटकाया गया, ये देखिए। अनियमित आकार के फलक का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। फलक का गुरुत्व केंद्र जी इसको एक कोने से लटकाने पर इसका होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर पड़ता है, ये दिखाया है। अनुभाग 6.2 में हमने कई नियमित समांग पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात की थी। स्पष्टता यदि पिंड का विशालकाय नहीं तो उसी विधि में हम उनके गुरुत्व केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। चित्र 6.25 गत्ते के टुकड़े जैसे किसी अनियमित आकार के फलक का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की एक अन्य विधि दर्शाता है। यदि आप इस फलक को किसी बिंदु जैसे ए से लटकाएं तो ए से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा गुरुत्व केंद्र से ही गुजरेगी। हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा A1 को अंकित कर लेते हैं। अब हम फलक को किसी दूसरे बिंदु जैसे B या C से लटकाते हैं। इन दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र है। ठीक है। चित्र 6.26 में क्षण को AB से दर्शाया गया है। ये नहीं, ये रहा ऊपर। समझाइए कि यह विधि क्यों प्रभावित होती है। चूँकि यहाँ पिंड छोटा सा ही था, इस विधि से इसका द्रव्यमान केंद्र भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि इन्होंने इसमें बताया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा टॉपिक है? इन्होंने एक सवाल दे रखा है 6.8। ये दे रखा 6.8 17 सेंटीमीटर लंबी 4 किलोग्राम द्रव्यमान की धातु क्षण दोनों सिरों 10 सेंटीमीटर दूर रख के दो छोर धारों पर टिकी है। इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक भार लटकाया गया है। छोर धारों के लगने वाले प्रतिक्रिया बलों की गणना कीजिए। क्षण को समान अनुप्रस्थ वाले काट वाले मान सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये उन्होंने दे रखा, मान दे रखा है। ठीक है, निकाल सकते हैं ये इनके। और अब है जड़त्व आघूर्ण।
हम पहले ये उल्लेख कर चुके हैं, घूर्णी गति का अध्ययन में स्थानांतरण गति समांतर ही चलाएंगे। इस विषय में आप पहले से ही सुपरिचित हैं। इस संबंध में एक मुख्य प्रश्न का उत्तर देना अभी शेष है कि घूर्णी गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम प्रस्तुत अनुभाग में देंगे। विवेचना को सरल बनाए रखने के लिए हम केवल स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन पर ही विचार करेंगे। आइए घूर्णन करते पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। हम जानते हैं कि स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करने पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ में चलता है, यानी सर्कुलर मोशन होता है। अक्ष से आर आई दूरी पर स्थित कण का रेखीय वेग, जैसे समीकरण 6.19 दर्शाती है, वी आई इक्वल टू आर आई ओमेगा। बिल्कुल सही। इस कण की गतिज ऊर्जा के आई इक्वल टू हाफ एम आई वी आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ एम आई कण का द्रव्यमान पिंड की कुल गतिज ऊर्जा है, के इसके पृथक पृथक कणों की गतिज ऊर्जा का योग है। के इक्वल टू सिग्मा एन आई इक्वल टू 1, के आई इक्वल टू हाफ बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सबके समान है, सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 तो हो जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ एन पिंडों कुल कणों की संख्या ज्ञातव्य है कि ओमेगा सभी कणों के लिए समान है, अतः ओमेगा स्क्वायर को योग चिन्ह के बाहर निकाल सकते हैं। तब के इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, तो जो ब्रैकेट में लेंगे सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 एम आई आर आई स्क्वायर। हम दृढ़ पिंडों को अभिलक्षित करने वाला एक नया प्राच्य परिभाषित करते हैं जिसका नाम जड़त्व आघूर्ण है और जिसका व्यक्तिकरण कैपिटल आई है। इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, कैपिटल आई को। कैपिटल आई इक्वल टू सिग्मा एन आई इक्वल टू 1 एम आई आर आई स्क्वायर। इस परिभाषा के साथ के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है, अब इसमें गतिज ऊर्जा और जड़त्व आघूर्ण में हम इसमें व्यंजक प्राप्त कर लिया है, वैसे हम संबंध में निकाल सकते हैं। ध्यान दें कि प्राचल आई कोणीय वेग के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। यह दृढ़ पिंड और उस अक्ष का अभिलक्षण है जिसके परितः पिंड घूर्णन करता है। समीकरण 6.35 द्वारा व्यक्त घूर्णन करते पिंड की गतिज ऊर्जा का रेखीय गति करते पिंड गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से तुलना की है। यहाँ एम पिंड का द्रव्यमान, वी उसका वेग है। कोणीय वेग ओमेगा किसी स्थिर अक्ष के घूर्णन के संदर्भ में और रेखीय वेग वी रेखीय गति के संदर्भ में की समतुलता हम पहले से ही जानते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जड़त्व आघूर्ण आई प्राचाल द्रव्यमान का घूर्णी समतुल्य है। स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन में जड़त्व आघूर्ण वही भूमिका अदा करता है जो रेखीय गति में द्रव्यमान। अब हम समीकरण 6.34 में दी गई परिभाषा का उपयोग दो सरल स्थितियों में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए करेंगे। पहला, ए स्मॉल ए लिखा है। त्रिज्या आर और द्रव्यमान एम के एक पतले वलय पर विचार कीजिए जो अपने तल में अपने केंद्र के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। वलय का प्रत्येक द्रव्यमान घटक इसकी अक्ष से आर दूरी पर है। स्मॉल वी इक्वल टू आर ओमेगा चाल से चलता है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 6.35 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वलय के लिए आई इक्वल टू कैपिटल एम आर कैपिटल आर स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा इसमें बी। अब हम आई के एल है। अब हम एल लंबाई के दृढ़ नगण्य द्रव्यमान के क्षण के सिरों पर लगे दो द्रव्यमानों से बने एक निकाय पर विचार करेंगे। यह निकाय इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती क्षण के लंबवत अक्ष के परितः घूम रहा है। चित्र 6.28 के प्रत्येक द्रव्यमान m/2 अक्ष से 1/2 दूरी पर है, मतलब आधी दूरी पर है, सीधी बात कह सकते हैं। इसलिए इन द्रव्यमानों को जड़त्व आघूर्ण m/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस m/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा। अतः द्रव्यमानों को इसे जोड़ेगा द्रव्यमान केंद्र से गुजरती क्षण के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mi²/4 होगा। बिल्कुल सही है। सारणी 6.1 में कुछ सुपरिचित नियमित आकार के दो पिंडों के विशिष्ट अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण केवल दिए गए हैं। इन सूत्रों को व्युत्पन्न इस पाठ्यपुस्तक के क्षेत्र से बाहर है। आगे आप इनके विषय में उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, मतलब आगे BSc वगैरह में पढ़ेंगे। अभी इसके लिए 12th और BSc आगे तो पढ़ेंगे, उसके लिए उन्होंने छोड़ रखा है। क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गत्यावस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, वह उसकी रेखीय गति के जड़त्व का माप है। उसी प्रकार दी गई अक्ष के परितः जड़त्व का आघूर्णी घूर्णी गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, अतः उसको पिंड के घूर्णी जड़त्व का माप माना जा सकता है। इसके माप से ये बोध होता है कि किसी पिंड में पिंड के विभिन्न कण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किस प्रकार अवस्थित है। द्रव्यमान की तरह जड़त्व आघूर्ण एक नियत राशि नहीं होती, बल्कि इसका मान पिंड के सापेक्ष इसकी अक्ष के स्थिति और दिग्विन्यास के ऊपर निर्भर करता है। किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करते
दृढ़ पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार से वितरित है, इसके एक माप के रूप में हम एक नया प्राचल परिभाषित करते हैं। प्राचल मतलब कि परिभाषा भी कह सकते हैं, जैसे परिभ्रमण त्रिज्या। प्राचल मतलब एक इन्होंने शब्द परिभाषित किया, जिसे परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। ये पिंड के जड़त्व आघूर्ण और कुल द्रव्यमान से संबंधित है। जड़त्व आघूर्ण मानी कैपिटल आई और कुल द्रव्यमान मानी कैपिटल एम से संबंधित है। ठीक है, ये इन्होंने दे रखी है, ये रहा। ठीक है, सारणी 6.1 हम देख सकते हैं कि सही पिंडों के लिए आई इजल टू एम क्यू एम स्मॉल के स्क्वायर, जहाँ के की वहाँ वही है जो लंबाई की है, के की वहाँ वही है जो लंबाई की विमा है, यानी कि एल है उसकी विमा है। मध्य बिंदु से गुजरती क्षण के लंबवत अक्ष के लिए के स्क्वायर इजल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, अर्थात के इजल टू एल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 12। इस प्रकार वृत्ताकार चकती के उसके व्यास के परिता जड़त्व आघूर्ण के लिए के इजल टू आर बाई 2। के पिंड और घूर्णन का अक्ष का एक ज्यामितीय गुण है। इसके परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं, इसे परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। किसी अक्ष के परिता किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या अक्ष से एक ऐसे कण की दूरी है जिसका द्रव्यमान संपूर्ण पिंड की द्रव्यमान के बराबर है, फलतः जिसका जड़त्व आघूर्ण दी गई अक्ष के परिता पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। ठीक है, अतः किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान, उसके आकार एवं आकृतिक घूर्णन अक्ष के परिता इसके द्रव्यमान के वितरण और इस अक्ष की स्थिति एवं दिग विन्यास पर निर्भर करता है। समीकरण में दी गई परिभाषा के आधार पर हम तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का विमेय सूत्र ml स्क्वायर एवं इसके SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। किसी पिंड के घूर्णन के जड़त्व के माप के रूप में इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशि कैपिटल आई के बहुत व्यवहारिक उपयोग हैं। वाष्प इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन जैसी मशीनों में घूर्णन गति पैदा करते हैं, उनमें बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण वाली एक चकती लगी रहती है, जिसे गतिपालक चक्र कहते हैं। अपने विशाल जड़त्व आघूर्ण कारण वह ये चक्र वाहन की गति में अचानक परिवर्तन नहीं होने देते। इससे गति धीरे धीरे परिवर्तित होती है और गाड़ी झटके खा खा कर नहीं चलती। वाहन पर सवार यात्रियों के लिए सवारी आरामदेह हो जाती है। ठीक है, जो इसमें कैपिटल आई उसका जो व्यवहारिक उपयोग है, उसका विशाल जड़त्व आघूर्ण कारण विशाल जड़त्व आघूर्ण होता है, उसके कारण चक्र के वाहन की गति पर अचानक परिवर्तन, जो अचानक परिवर्तन है, जैसे एकदम झटका है तो वो एकदम झटका नहीं लगने देगी। जो हाई हो क्लास है उसमें झटका नहीं लगता, चाहिए कितना भी ऊपर नहीं चलाई है, जैसे और सफारी हो गई और कार्स जो आती हैं प्रीमियम का, जैसे रॉयल्स रॉयस, इनमें भी झटका ज़्यादा नहीं लगता है। सेफ्टी फैंटम करके आती है, वो भी बहुत सिक्योरिटी के उसमें सही होती है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।